हेलो एवरीवन, मैं प्री आप सभी दोस्तों का अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ जो कि आपको यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में और आने वाले पेट के एग्ज़ाम में जो कि 24 अगस्त को है, उसमें बहुत ही काम आने वाला है। सभी दोस्त इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें और इसमें से आपको जितनी भी तैयारी होगी आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस जगह पर हैं, किस स्थान पर हैं और क्या चीज़ें आप में अभी कमी है जिसकी आपको रिवीजन करना है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी होता है, जो करना होता है हर व्यक्ति जब अपनी तैयारी के लास्ट स्टेज पर होता है, तो इसका प्रैक्टिस सेट वो ज़रूर करता है और इससे कुछ ना कुछ अवश्य हेल्प हो जाती है सभी कैंडिडेट को। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए ये पार्ट 1 लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट का, जो कि डेली इसी टाइम पर आपको मिलेगा। और ये पार्ट 1 है जिसमें कि 50 क्वेश्चन को आज मैं कवर करने वाली हूँ और इस 50 क्वेश्चन के साथ साथ मैं इन चीज़ों को भी क्लियर करती जाऊँगी। बीच बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो अदर किसी टॉपिक से भी रिलेटेड होती है, मैं उसको भी धीरे धीरे क्लियर करती जाऊँगी। फ्रेंड्स, आज का ये पहला पार्ट है। आगे भी इस तरीके से कई प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट है जिसको कि मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट भी कई प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको कराती जाऊँगी। और ये आपको पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम पेट का ही है जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है दोस्तों, और जिसकी की डेट 24 अगस्त 2021 है। और संभावना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उन परीक्षा केंद्रों में बदलाव की स्थिति नज़र आ रही है और 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएगा कि वहाँ पर बदलाव परीक्षा केंद्र पर क्या किया गया है, कि मतलब जो परीक्षा केंद्र बाढ़ की स्थिति में फंसे हुए हैं, जो परीक्षा केंद्र बाढ़ वाले क्षेत्र में बनाए गए हैं, उनको हटाकर दूसरी जगह पर उस परीक्षा केंद्र को बनाया जाएगा। और लेटेस्ट 17 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, ऐसी जानकारी मुझे आज मिली है इस तरीके की। और पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम 24 अगस्त को ही होगा, टलने के अभी कोई भी आसार नहीं है। और कल तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, कल आदेश आ जाएगा एडमिट कार्ड जारी होने का। सो दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य करें और पेट के एग्ज़ाम में इसका पूरी तरीके से लाभ उठाएं। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैं उन प्रैक्टिस सेट को जल्दी आप लोगों को कवर कर सकूं। और अभी तो मैं इस समय आज एक ही डाल रही हूँ, कोशिश करूँगी कल से मैं 2 और 3 प्रैक्टिस सेट अलग अलग टाइम पर डाल दूँ, ताकि आप सभी लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, अभी पेट के लिए है और ये यूपी पीसीएस में भी काम करेगा आपका। और ये जो आरओ एआरओ आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस एग्ज़ाम्स में आते हैं। उस एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से जो चीज़ें हैं, कभी मैच मेकिंग वाली आ जाती हैं, कभी वन लाइनर आ जाती हैं, कभी कई सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो आज ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। सो चलिए शुरू करते हैं, समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए, क्योंकि आप सबका समय भी कीमती है और हमारा भी समय कीमती है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दी हुई है वो पौधा, और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है उसका उपयोग। दिया हुआ है ब्राह्मी, मधुमेह दूर करने वाला, उसके आगे दिया है सदाबहार वातहर, पुदीना कफोत्सारक और तुलसी मस्तिष्क का टॉनिक, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नीचे दिया हुआ है कि इसको मैच मेकिंग करना है, इसको मिलाना है। तो इसका सही आंसर ये होगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपको कि ब्राह्मी क्या होता है। आप लोगों ने ब्राह्मी आंवला तेल का नाम सुना ही होगा। तो ब्राह्मी सर से रिलेटेड यानी कि मस्तिष्क का टॉनी है, तो जो ब्राह्मी है उसको मिलाएंगे 4 से। उसके बाद पश्चात आ जाते हैं सदाबहार। तो सदाबहार है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को दूर करने वाला। उसी प्रकार पुदीना, तो पुदीना है वातहर, पुदीना वात को हरता है, तो पुदीना को मिलाएंगे वातहर से। और तुलसी है कफोत्सारक, यानी तुलसी को कफ का उत्सारक माना जाता है, यानी तुलसी का सेवन करने से शरीर का कफ समाप्त हो जाता है या काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो इसका विकल्प होगा बी। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पादप पालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। पादप पालय फाइटोट्रॉन, क्या चीज़ होता है फाइटोट्रॉन? तो फाइटोट्रॉन जो होता है वो होता है कि रोग मुक्त परिस्थितियों में उगाने के लिए एक सुविधा है जिसको फाइटोटॉरन कहते हैं।
पादप ये वर्ड आप देख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ ले, फाइटोट्रॉन या पादपालय। इसमें यह एक सुविधा है, यानी एक क्या चीज़ है, ये एक रोग मुक्त परिस्थितियों में उगाने के लिए एक सुविधा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तीसरा है कैनोला, मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। तिलहन सरसों, सरसों कभी कभी पूछता है कि कौन सी फसल तिलहन की है, तो उसमें कभी कभी टॉपिक देता है सरसों, तो आप लोग तिलहन की फसल में सरसों को ही टिक करेंगे, किसी और को टिक नहीं करेंगे। फिलहाल इसमें जो पूछा है वो ये है कि कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है, मतलब कि क्या विशेष तिलहन के सरसों की किस्म की जो विशिष्टता है वह क्या है, तो उसकी विशिष्टता जो है वो है डी। इसका आंसर होगा डी। इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है दोस्तों। इनके तेल में इरूसिक अम्ल, इरूसिक एक एसिड होता है, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो यही इसकी मुख्य विशेषता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। कौन सी प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन के बारे में बता रहा है ये पूछ रहा है कि प्रोटीन ऐसी कौन सी होती है दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, तो वो है लाइसिन व थ्रोयोसिन, मतलब कि ये इसका विकल्प ए सही होगा। कौन सा प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो वो है लाइसिन और थ्रियोसिन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं। किस खाद्यान्न के अंतर्गत किस खाद्यान्न के अंतर्गत दोस्तों किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो पेलाग्रा एक रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि ये किस खाद्यान्न को, मतलब किस खाने को खाने से ये होता है, तो इसका आंसर होगा ज्वार। ज्वार खाने से आपको पेलाग्रा रोग होता है, और पेलाग्रा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है ये रोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर। अमीबा विभाजन द्वारा, कथन है इसमें, कथन और कारण है, और आपको ये बताना है कि कथन और कारण में दोनों में से कौन सा सही है। तो ये 6 नंबर पे है, कथन ए है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, और कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कॉलम है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, और बी सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। यह बिल्कुल सही बात है, और इसमें ये दिखाएंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 7वें क्वेश्चन पे हम लोग अपने आ जाते हैं। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाला बनाती हैं। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाला बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है मुख से, दूसरा लार ग्रंथियों से, तीसरा है पादों से, और चौथा है उदर के पश्व भाग से। तो इस सही आंसर इसका दोस्तों होगा उदर के पश्व भाग से। मकड़ियाँ, यहाँ पर मकड़ियों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो मकड़ियाँ कि अपने किस भाग से निकले स्राव से जाल बनाती हैं, तो उसका आंसर होगा उदर के पश्च भाग से बनाती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं। इसमें 4 समूह दिए हुए हैं, और बता रहा है कि किस समूह में द्विलिंगी जंतु हैं। तो पहले में ए ऑप्शन में दिया है एस्कैरिस, हाइड्रा, फेरेटिमा, हाइड्रा मानव और जोंक। सी में दिया है जोंक, हाइड्रा, फीताकृमि, और डी में दिया है फीताकृमि, टोड और तारामिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, जोंक, हाइड्रा और फीताकृमि। ये तीनों ही द्विलिंगी जंतु हैं। जोंक भी द्विलिंगी है, हाइड्रा भी द्विलिंगी है, और फीताकृमि भी द्विलिंगी है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों 9 नंबर। पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं दोस्तों, तो पक्षियों की हड्डियों का पहला ऑप्शन है लचीली, कैल्शियम रहित, तीसरा ठोस व मजबूत, और डी है छिद्रयुक्त और वायु से भरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छिद्रयुक्त और वायु से भरी हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे।
तंत्रिका कोशिकाओं किस भ्रूणीय स्तर से बनती है? तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? इसका पहला ऑप्शन है एंडोडर्म, दूसरा ऑप्शन है एक्टोडर्म, तीसरा ऑप्शन है मीसोडर्म और चौथा ऑप्शन है एक्स्ट्रोडर्म एवं मीसोडर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक्टोडर्म, यानी तंत्रिका कोशिकाएं जिन भ्रूणीय स्तर से बनी होती हैं वो होती हैं एक्टोडर्म। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? अब ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? तो इसका पहला है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है हुगली और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया, शासन किस संधि के द्वारा लागू किया, तो आप लोग बताएंगे इलाहाबाद की संधि के द्वारा। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो पहला इसका ऑप्शन है अवध का सूबेदार, दूसरा है मीर बख्शी, तीसरा है साम्राज्य के वजीर और चौथा है सूबे का सूबा बिहार का दीवान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साम्राज्य के वजीर के। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को साम्राज्य के वजीर के पद पर नियुक्त किया। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? यानी कि राम नारायण, उसके आगे दिया है सिराजुद्दौला का सेना नायक, बी ऑप्शन है मीर मदान मीर जाफर का दीवान, सी ऑप्शन है राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार और डी ऑप्शन है जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध है? यानी कि ये देशों के नाम दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो पहला ऑप्शन है बोलीविया, दूसरा आंसर है पेरू, तीसरा आंसर है सूरीनाम और चौथा आंसर है उरुग्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बोलीविया। बोलीविया एक स्थल रुद्ध देश है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या है? इसका पहला ऑप्शन है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, बी है प्राथमिक तथा द्वितीय आंकड़ों के मध्य, सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और डी है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। इस क्वेश्चन पर आते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है मिसौरी, तीसरा है सेंट लॉरेंस और चौथा है जम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर। ग्रैंड कैनेडियन क्या है? ग्रैंड कैनेडियन दोस्तों, ग्रैंड कैनेडियन 17 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ग्रैंड कैनेडियन क्या है? ए ऑप्शन है एक खड्ड है, एक बड़ी तोप है, एक नदी है या एक पुरानी तोप है। तो ग्रैंड कैनेडियन एक खड्ड है, यानी एक ग्रैंड कैनेडियन एक खड्ड है दोस्तों। ग्रैंड कैनेडियन क्या है? एक खड्ड है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर, इसका पहला ऑप्शन है 67वां संशोधन, दूसरा है 69वां संशोधन, तीसरा है 68वां संशोधन और चौथा है 70वां संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा बी, 69वां संशोधन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया किसके द्वारा? तो इसका पहला ऑप्शन है MG रानाडे के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सर W हंटर के द्वारा, तीसरा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा और चौथा है RC दत्त के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1867 से
68 के बीच में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो आप बताएंगे कि 20 रुपये थी। और 20 रुपये थी, या किसने कहा था, या दादा भाई नौरोजी ने इस बात को बताया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, 20 नंबर क्वेश्चन पर। संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वास्थ्य बीमा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। अब दूसरा है, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि केवल एक कथन सही है, दूसरा ऑप्शन केवल दो कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, केवल बी, यानी कि कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। केवल यही आंसर सही है, ये आंसर गलत है कि स्वास्थ्य बीमा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। ये क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आ गया 1 नंबर है, संख्या में पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा, बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई देता है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है केवल एक और दो, और चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल एक, यानी कि संख्या में पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। इसका दूसरा आंसर गलत है कि बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है क्या? पहला ऑप्शन एक निर्माता, बी है केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर है डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अब 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर मैच मेकिंग आ गया, सुमेलित करने वाला। एक तरफ स्वच्छ जल दिया है और एक तरफ उसका हिस्सा दिया है। तो हिम एवं ग्लेशियर है, भूमिगत जल है, झील है, नदी है, और इधर 24%, 0.3%, 75% और 0.03% ये दिया हुआ है। तो अब इसको आपको मैच मेकिंग करना है। तो इसका सही आंसर होगा हिम एवं ग्लेशियर। तो हिम एवं ग्लेशियर का जो आंसर होगा वो किससे मैच होगा? वो मैच होगा 0.03 से। हिम और ग्लेशियर 0.03 से होगा इसका आंसर। एक तरफ स्वच्छ जल दिया है, दूसरी तरफ हिस्सा दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला, हिम और ग्लेशियर जो है वो 75% है। कितना है? हिम और ग्लेशियर 75% है। उसके पश्चात भूमिगत जल जो है वो है 24%। अब झील है, झील जो है वो है 3%। झील जो क्या है वो है 0.3%। झील आएगा 0.3%। अब बचता है नदी, और नदी में आएगा 0.03% दोस्तों। तो इसका सही विकल्प होगा 23वें क्वेश्चन का डी, डी इसका सही विकल्प होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किस चक्र में? पहला कार्बन चक्र में, बी है हाइड्रोजन चक्र में, सी है जल चक्र में, और डी है नाइट्रोजन चक्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो इसका ए ऑप्शन है चमगादड़, बी है गिरगिट, सी है चूहा, और डी है कंगारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गिरगिट में। गिरगिट में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? तो पहला है मिनीमाता रोग तथा ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता, बी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी ऑप्शन है मिनीमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस तथा मिनीमाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मिनीमाता तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारे और
नाइट्रेट से संबंधित जो भी दूषित जल होगा उससे 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला मिनीमाता रोग और दूसरा ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्यारोहण, इसका ऑप्शन ए है 1674, बी ऑप्शन है 1676 और सी ऑप्शन है 1672, डी ऑप्शन है 1774। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1674। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पर आते हैं। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है रघुनाथ राव, दूसरा ऑप्शन है नारायण राव, तीसरा ऑप्शन है नाना फडणवीस और चौथा ऑप्शन है माधवराज द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ही एक ऐसा मराठा था जिसने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी थी और इसी के पश्चात प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? इसका पहला आंसर है नाना फडणवीस, दूसरा है सदाशिवराव भाऊ, तीसरा है बाजीराव, तीसरा है बाजीराव द्वितीय। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सदाशिवराव भाऊ, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। पहला है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, बी है मुक्त व्यापार, सी भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति, डी भारतीय कारीगरों का लुप्त होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति। जब हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है वो है भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति, क्योंकि जब हस्तशिल्प समाप्त हुआ तो उसमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी, मुक्त व्यापार भी हो रहा था और भारतीय कारीगर धीरे धीरे लुप्त भी हो रहे थे। इसका सही आंसर होगा भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1793 ईस्वी में जमा को स्थायी रूप से निर्धारित करके कार्नवालिस क्या करना चाहता था? ए है उनकी जमींदारी के आकार और महत्व की चिंता किए बिना केवल दूरदर्शी जमींदारों को बनाए रखना, बी है विद्यमान जमींदारों के स्थान पर अधिक मितव्ययी वर्ग की स्थापना, सी है जमींदारों को अंग्रेज भूपतियों के सामने समान स्थिति में रखना और डी है एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। तो दोस्तों 31 नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी, एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। 1793 ईस्वी में जमा को स्थायी रूप से निर्धारित करने के लिए ही कार्नवालिस ये करना चाहता था। केवल 1793 आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर पर। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है? पहला आल्पस, दूसरा एंडीज, तीसरा अल्पेशियन और चौथा है हिमालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी आंसर, यानी कि अल्पेशियन। आल्पस, एंडीज, हिमालय तीनों एक श्रेणी के हैं और अल्पेशियन इनसे अलग है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ए है फॉकलैंड, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, सी कैलिफोर्निया और डी है अगुलाहास। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी अगुलाहास। अगुलाहास एक ठंडी धारा नहीं है बल्कि एक गर्म जल धारा है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ए ऑप्शन हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, सी हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, डी हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? ए स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, बी पक्षाब कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, पक्षाब मेघों के स्फटिकों में या डी स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, पक्षाब मेघों के स्फटिकों में। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? तो इस ए ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश के पास, बी ऑप्शन है 23 डिग्री अक्षांश के पास,
सी ऑप्शन है 50 डिग्री अक्षांश के पास और डी ऑप्शन है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास, यानी पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कहाँ होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जेट धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है ये क्षोभ सीमा के निकट प्रवाहित होती है, बी इनकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होती है और सी इनके चारों ओर प्रखर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिजीय वायु कर्तन पाया जाता है, डी ये प्रवर्ण वायु धारा है। तो दोस्तों 37वें का सही आंसर होगा डी, ये प्रवर्ण वायु धारा है। यहाँ जेट धाराओं के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जेट धाराओं में 3 कथन सत्य हैं कि यह क्षोभ सीमा के निकट प्रवाहित होती हैं, इनकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होती है, इनके चारों ओर प्रखर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वायु कर्तन पाया जाता है, लेकिन ये प्रवर्ण वायु धारा है, ये कथन असत्य है। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38 नंबर पर, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? तो ए ऑप्शन है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार या डी है 4 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2 बार। वर्ष में 2 बार भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे 39 नंबर क्वेश्चन पर। अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है C2 लागत, दूसरा ऑप्शन है C3 लागत, तीसरा ऑप्शन है C4 लागत और चौथा ऑप्शन है C5 लागत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, यानी C2 लागत। C2 लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई दोस्तों? ए ऑप्शन 1957, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1950 और डी ऑप्शन 1964। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 1950 में। यानी कब लागू की गई? 1950 में। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1950 में। अब 41 नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया? तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। पहला कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 42 नंबर पर। FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है खाद्य ऋण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है खाद्य अनुदान द्वारा और तीसरा आंसर है बजटीय सहायता द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा खाद्य अनुदान के द्वारा। अब आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? तो कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई किस देश की निवासी हैं? तो आप लोग लिखेंगे केन्या की। कहाँ की निवासी हैं? केन्या की, केन्या। और उसके पश्चात इसमें यहाँ ये पूछा है कि किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं, यानी कि उन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है धारणीय विकास और चौथा ऑप्शन है बाल विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यानी धारणीय विकास। यानी कि केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई धारणीय विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए फेमस हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो ए ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों की, दूसरा है सहकारी बैंकों में, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और चौथा है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में।
तो इसका जो आंसर होगा 44 का, इसका आंसर होगा ए, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों में। भारत में निम्नलिखित में से किसके कृषि तथा सहसंबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो है वाणिज्यिक बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 45 नंबर पर। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं यानी बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो इसमें 2 लाइन दे दी गई हैं। पहला तो यह कि यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती है, और दूसरा यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। तो इन दोनों में से चुनना ये है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है और एक गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य भी बनाती है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य भी बनाती है। सो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 46 नंबर पर। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके? पहला ऑप्शन है 4.2 वर्ष, दूसरा है 3.26 वर्ष, तीसरा है 4.50 प्रकाश वर्ष, और चौथा है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि 3.026 प्रकाश वर्ष। यानी एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक किसके बराबर है? 3.0426 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर पर। फिर ये मैच मेकिंग वाला आ गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर के नीचे दिए गए कोड से चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें एक तरफ उपकरण या यंत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मापने की इकाई दी हुई है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछते हैं, इसमें मिलाना है कि अमीटर की मापने की इकाई क्या है, हाइड्रोमीटर की मापने की इकाई क्या है, और क्या बोलते हैं स्प्रिंग तुला की मापने की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर चलिए मैच मेकिंग करते हैं, शुरू करते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अमीटर। अमीटर से धारा नापते हैं, यानी कि विद्युत धारा। अमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। उसके पश्चात आते हैं दोस्तों हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर से क्या मापेंगे? सापेक्षिक आर्द्रता नापेंगे। उसके पश्चात स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से भार मापेंगे, और बैरोमीटर से दाब नापेंगे। यानी कि इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने 48 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, यानी क्यूरी से क्या मापा जाता है। तो इसका पहले में ऑप्शन दिया है रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता, दूसरा है तापक्रम, तीसरा है ऊष्मा, और चौथा है ऊर्जा। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी से क्या मापा जाता है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। अब नेक्स्ट पे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब 49 नंबर क्वेश्चन पर कथन और कारण वाला है। कथन ए दिया हुआ है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है, और इसका कारण दिया है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें ये बताना है कि कारण दोनों सही हैं, दोनों का स्पष्टीकरण सही है या दोनों गलत हैं, दोनों एक सही है एक गलत है। तो आइए इसके हम ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। इसका एक ऑप्शन ये दिया कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है इसका ए और आर दोनों सही नहीं है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। अब उसके पश्चात डी दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि सही तो दोनों है, यानी कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति को गति में ला सकता है, ये भी सही है और इसका कारण भी सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य प्रभाव क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। अब 50 नंबर क्वेश्चन पर एक गोल एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाते हैं। यानी एक गोल प्लेट और एक घनाकार प्लेट और एक वृत्ताकार प्लेट, ये सब
एक 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए एक साथ छोड़ दिए जाते हैं। तो उनमें से क्या शीघ्र अतिशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी ठंडा होगा दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है घन, दूसरा ऑप्शन है गोला, तीसरा ऑप्शन है वृत्ताकार प्लेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वृत्ताकार प्लेट, यानी कि इन तीनों में गोल, घन और वृत्ताकार प्लेट में से आपकी वृत्ताकार प्लेट जो है वो जल्दी ही ठंडी हो जाएगी जब उसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा। सो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट है आपके UP PCS में, आपके RO में, और आपका ये जो 24 अगस्त को एक एग्ज़ाम है पेट है उसके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा मैं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। 50 क्वेश्चन को ही लेकर मैं आती हूँ और डेली मैं इसी टाइम पर 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को सॉल्व कराऊँगी। और सभी दोस्त इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें और मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हर जगह से कहीं ना कहीं से मैच हो जाती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं दोस्तों। सो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए शुभ संध्या।